Hello students, this is the 8th part of unit number 8, the D and F block elements. Last lecture में we discussed about the standard electrode potentials. So now let's continue with this next topic, that is chemical reactivity and E naught values. अब केमिकल रिएक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, मतलब जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये काफ़ी अच्छी वैरायटी दिखाते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की. ओके इनमें ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एंड इसकी वजह से वो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व भी हो जाते हैं मिनरल एसिड्स में. ओके मोस्ट ऑफ देम दे आर सफिशिएंटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू डिज़ोल्व इन मिनरल एसिड्स. अब मैंने कहा मोस्ट ऑफ देम, सारे के सारे नहीं. तो इन मोस्ट ऑफ देम के अलावा जो बचे वो नोबल तौर पे बिहेव करते हैं. अब कोई चीज़ नोबल है तो उस पर तो किसी की चलने वाली है नहीं. सो कुछ ऐसे रह जाते हैं जो नोबल तौर पे बिहेव करते हैं, बट ज़्यादातर उनमें ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं मिनरल एसिड्स में. अब हम फर्स्ट सीरीज़ की अगर बात करें मेटल्स की, द मेटल्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज़, उसमें कॉपर को हटा दें, कॉपर हो जाएगा हमारा एक्सेप्शन. कॉपर को अगर हटा दें तो उसके अलावा जो बाकी मेटल्स बचे दे आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव. ठीक है, वो रिलेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव है और बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय 1 मोलर H+. भले ही इनका जो एक्चुअल वाला रेट है ना, रियलिटी में इनका रेट भले ही स्लो हो, बट दे आर ऑक्सीडाइज बाय 1 मोलर H+. जैसे अगर टाइटेनियम और वेनेडियम की बात करें तो दीज टू दे आर पैसिव टू डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स. मतलब जो डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स है ना, उनके टूवर्ड्स ये बहुत अच्छे से पैसिव नेचर के होते हैं. तो इनकी जो ई नॉट वैल्यूज़ है वो ये इंडिकेट करती है कि इनकी जो डाईवेलेंट कटायन बनाने की टेंडेंसी होती है. डाईवेलेंट मतलब M2+ वाला जो कटायन है उसको बनाने की जो इनकी एबिलिटी है या टेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है. अब वो कैसे पता चला? उनकी ई नॉट वैल्यूज़ पे से. ओके सो देयर ई नॉट वैल्यूज़ इंडिकेट अ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म द डाईवेलेंट कटायंस अक्रॉस द सीरीज. जैसे हम सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे ई नॉट वैल्यूज़ को देख के पता चलता है कि इनकी डाईवेलेंट कटायंस बनाने की जो एबिलिटी है, जो टेंडेंसी है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है. अब ये जो जनरल हमको देखने मिल रहा है, ये वाला ट्रेंड कि ई नॉट वैल्यूज़ इंडिकेट अ डिक्रीजिंग टेंडेंसी, ये क्यों देखने को मिल रहा है? सो दिस ई नॉट वैल्यूज़ वाला पार्ट इज़ रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब इनका जो फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इन दोनों का सम, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि इनकी टेंडेंसी कम होती जाती है डाइवेलेंट कटायंस बनाने के लिए. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों बहुत ज़्यादा है. मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना बाहर वो मुश्किल पड़ेगा. सो इनकी फर्स्ट और सेकेंड एंथैल्पीज ज़्यादा है, उसकी वजह से ये चीज़ देखने को मिलती है कि दे शो सम डिफ़िकल्टी टू फॉर्म दैट डाइवेलेंट कटायंस अक्रॉस द सीरीज़. अब ई नॉट वैल्यूज़ फॉर मैंगनीज, निकल एंड जिंक, इन तीन की वैल्यूज़ की बात करें तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, इनकी ई नॉट वैल्यूज़ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही नेगेटिव होती है. मतलब जो हम सोच के बैठे कि इतनी इतनी होनी चाहिए, उसके मुकाबले तो ये कुछ ज़्यादा ही निकल जाती है नेगेटिव. सो वो चीज़ क्यों देखते हैं हम? दैट इज़ बिकॉज क्योंकि मैंगनीज और जिंक, मैंगनीज है ये हो जाता है D5 वाला कन्फिग्रेशन, दैट इज़ हाफ फिल्ड, तो भाई इनका तो कोई क्या बुरा कर सकेगा. अब जो जिंक है इसके केस में हो जाता है जो कन्फिग्रेशन, दैट इज़ D10, तो इनका भी कोई क्या बिगाड़ पाएगा. सो मैंगनीज और जिंक ये दोनों तो अच्छे खासे स्टेबल हो जाते हैं विद देयर रिस्पेक्टिव कन्फिग्रेशंस. निकल के केस में हमने क्या देखा था कि निकल जो है इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाती है. अब इस बेचारे की हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी नेगेटिव होती है ना कि पूरा जो ओवरऑल आंसर है उसी को पूरा नेगेटिव कर दे. जैसा हमने लास्ट में भी एग्जांपल लिया था, सपोज इफ़ आई एम एडिंग 2+3 -15. ठीक है, अब सपोज ये है हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी कि आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो तो नेगेटिव में ही आएगा, राइट. तो निकल के केस में वो चीज़ हम देखते हैं कि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है दैट इज़ एक्सट्रीमली नेगेटिव, मतलब हाईएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जिसकी वजह से निकल की जो ई नॉट वैल्यूज़ है वो ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलती है देन दी एक्सपेक्टेड ट्रेंड. सो मैंगनीज, निकल एंड जिंक, इनका ये रीज़न है. नाउ एज पर दी ई नॉट वैल्यूज़ फॉर मैंगनीज 3+ एंड कोबाल्ट 3+ आयंस, उससे ये पता चलता है कि दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ठीक है, इनकी ई नॉट वैल्यूज़ को देख के आइडिया आता है कि ये कैसे है नेचर में. दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, लेकिन किस कंडीशन में? इन एक्वेस सोल्यूशन. ठीक है,
एक्वेस सोल्यूशन में ये बहुत अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं। बाकी जो आयंस बचे जैसे टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, ये कैसे है? दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब बहुत अच्छे से हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, क्रोमियम 2+ रिएक्टिंग विद 2H+, क्या देगा? क्रोमियम 3+ और यहाँ पे H2 इज लिबरेटेड। सो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, एंड क्योंकि ये अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं तो ये बहुत अच्छे खासे तरीके से H2 को लिबरेट करते हैं। नेक्स्ट कम्स दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेट्स के साथ तो हम सब बहुत अच्छे से अवेयर है, हम सब ने बचपन में खेला है मैग्नेट्स के साथ। सो मैग्नेटिक फील्ड जब भी हम अप्लाई करते हैं कहीं पे भी, हमें दो तरह के बिहेवियर देखने को मिलते हैं। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड वेन एवर इट इज़ अप्लाइड इट शोज टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। पहला है डाईमैग्नेटिज्म एंड दूसरा है पैरामैग्नेटिज्म। अब ये दो टर्म्स उतने नए नहीं हैं आपके लिए, मतलब यू आर ऑलरेडी अवेयर व्हाट इज़ डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिज्म अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई एलिमेंट है विच इज़ डाईमैग्नेटिक, ठीक है, वो प्रॉपर्टी दिखा रहा है डाईमैग्नेटिक की, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना दे आर पेयर्ड। ठीक है, वो अच्छे से पेयरिंग में है वो इलेक्ट्रॉन्स, तब वो हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि वो पैरामैग्नेटिक है मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा है? अनपेयर्ड है, सिंगल एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो वेट कर रहा है कि उसका दूसरा पार्टनर आए और वो पेयर हो। ठीक है, तो वो पैरामैग्नेटिज्म हो जाएगा क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड, मतलब सिंगल ही रहेंगे, दे आर नॉट पेयर्ड। बट डाईमैग्नेटिज्म में दे आर अच्छे से पेयरिंग के साथ होते हैं। अब डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो अगर कोई चीज़ पेयर्ड है, ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक पेयर्ड वाला केस देखते हैं हम। ठीक है, अब ये दोनों अच्छे से पेयर्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा और कहेगा कि ठीक है भाई मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको चाहिए हो तो इलेक्ट्रॉन ले लो। अब ये क्या कहेंगे कि भाई घर है छोटा सा, उसमें आ सकते हैं दो ही इलेक्ट्रॉन्स और हम ऑलरेडी सेटल्ड है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है। बट मैग्नेटिक फील्ड अगर फोर्स करेगा तो ये दूर भागते जाएंगे। सो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? डाईमैग्नेटिज्म। कैसे? बिकॉज ये और मैग्नेटिक फील्ड आपस में दे विल शो रिपल्जन। ठीक है, दे विल स्टार्ट रिपेलिंग। सो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस दे आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड फील्ड, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसे ज़रूरत नहीं है और तो और इलेक्ट्रॉन्स लेके अगर ले भी लिया तो ये रखेगा कहाँ पे? क्योंकि जगह तो दो ही इलेक्ट्रॉन्स की है। सो ये ऑलरेडी अगर सेटल्ड है, स्टेबल है अपनी कंडीशन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स करने पे भी मानने नहीं वाला। सो इट विल शो सम रिपल्जन। इसके लिए डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या दिखाते हैं? रिपल्जन दिखाते हैं, दे आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड फील्ड। और वहीं पे पैरामैग्नेटिज्म की बात करें तो पैरामैग्नेटिज्म में तो एक ही इलेक्ट्रॉन सिंगल बैठा है जो वेट कर रहा है कि पार्टनर कब आएगा। तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा प्रोवाइड करने के भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको चाहिए तो ले लो, तो पैरामैग्नेटिक ऑलरेडी सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ ही बैठा है तो इसके पास जगह भी खाली है, तो इट विल शो सम अग्रीमेंट कि ठीक है भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दे दो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये अट्रैक्शन दिखाएगा। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज दे आर अट्रैक्टेड। एंड अगर इसी तरीके का हम जो अट्रैक्शन देखते हैं सब्सटेंसेज में, बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन अगर देखने को मिल रहा है तो उस केस को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिज्म ही है बट इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। और ज़्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं ना दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यहाँ पे दिस क्लिप इट इज़ शोइंग द डाईमैग्नेटिक बिहेवियर। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे इट इज़ शोइंग दिस रिपल्जन, फोर्स करने पे भी वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा। ओके, सो दिस इज रिपल्जन जहाँ पे डाईमैग्नेटिज्म देखने को मिल रहा है। ओके, इट्स इन केस ऑफ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। वहीं पे दूसरी तरफ ओवर हियर जब हम कोई जैसे अगर यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन हम जानते हैं कि इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर, तो जब लिक्विड ऑक्सीजन डाला जाए इस तरीके से तो इट शोज़ दिस सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक अगर है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है, उसे पार्टनर की ज़रूरत है, मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोवाइड करेगा तो वो अच्छे से उससे अट्रैक्ट कर लेगा। सो पैरामैग्नेटिज्म का केस यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज इट इज शोइंग सम अट्रैक्शन। नाउ पैरामैग्नेटिज्म लाइक आई सेड that it arises from the presence of unpaired electrons and हर एक जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब इस केस में हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना वो एसोसिएटेड होता है दो मेन फैक्टर्स से। एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दूसरा होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बट अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स के साथ डील कर रहे हैं, स्पेशली द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, यहाँ पे जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता उतना, सो इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस इन दिस केस।
बट यहाँ पे हमें काम कौन सा लगता है, इस ट्रांजिशन वाली सीरीज़ में हमें काम लगता है दी स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंड हर एक चीज़ का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसे हम डिटरमाइन करते हैं बाय द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड इस चीज़ के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ द स्पिन ओनली फॉर्मूला, जो है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। ओके, यहाँ पे एन क्या है, एन इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन बोहर मैग्नेट्रॉन्स, ठीक है। मतलब ये जो यूनिट है ना दैट इज़ बोहर मैग्नेट्रॉन, जिसे डिनोट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बी एंड एम। सो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अगर जैसे हम n इज इक्वल टू 1 ले, मतलब हमारे पास इन दिस फॉर्मूला n की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इट वुड बिकम 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन, दैट इज़ द यूनिट, ओके, BM। नाउ पैरामैग्नेटिज्म, जैसा मैंने कहा, इट अराइजेज फ्रॉम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। सो उस केस में अगर हम इस टेबल को रीड आउट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उतना ज़्यादा उनका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जैसे व्हेन यू हैव 1 एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिलता है, अबाउट 1.73। 2 होगा तो उससे ज़्यादा, 3 होगा तो उससे भी ज़्यादा, 4 होगा तो उससे ज़्यादा, 5 होगा तो 5.92 अराउंड, मतलब दैट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इतने आसपास हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। लेकिन जब हम 5 से आगे जाते हैं, दैट इज़ D5 से जब हम आगे जाएंगे तब ये वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लग जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट जो हम फाइंड कर रहे हैं दैट इज़ म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू। ओवर हियर n इज़ व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है ना उसका नंबर है। सो आप खुद ही देखो D6 की तरफ जब आप आगे बढ़ोगे, सो आई एम ड्राइंग इट हियर। अब यहाँ पे D6 है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। भले कहने को नंबर ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 6 है, बट इस 6 इलेक्ट्रॉन्स में आप देखो ये तो पेयर हो गया, मतलब ये तो निकल गया। अब बाकी अनपेयर्ड कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए वैल्यू धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे D5 के बाद वैल्यू कम होती जाती है मैग्नेटिक मोमेंट की। क्यों हो रही है, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी तो कम हो रहे हैं। लाइक जैसे अगर हम D7 की बात करें, वो ये D7 है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब कहने को तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 है, सो उस हिसाब से तो मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट में हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स में से ये 4 तो पेयर हो गए आपस में, तो ये निकल गए। इनके बाद जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो सिंगल सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन्स है, वो कितने बचे, 3 बचे। इसके लिए हम देखते हैं कि D5 से आगे जब आप जाओगे तो वैल्यू क्या होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, कम होती जाती है। सो दैट इज़ ड्यू टू दी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट डिक्रीजेज जैसे हम D5 के आगे बढ़ते हैं।